हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11th के सिविक्स का खंड खाता चैप्टर 2 स्वतंत्रता पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 2 स्वतंत्रता। हम कुछ विशेष बिंदुओं के माध्यम से पूरे पाठ को समझाने का प्रयास करेंगे, जिसे आप बिंदुवार समझेंगे। ठीक है। हमारा नंबर 1 पॉइंट है स्वतंत्रता का आदर्श। ठीक है। स्वतंत्रता जब वर्ड आता है यानी फ्रीडम, आजादी, निश्चय ही इस शब्द से हम सभी परिचित हैं। इस शब्द से भलीभांति परिचित हैं, लेकिन नागरिक शास्त्र के अनुसार स्वतंत्रता एक महान आदर्श है, जिसे प्राप्त करने के लिए आदि काल से लेकर वर्तमान तक मानव जाति ने अभूतपूर्व संघर्ष किया है। यानी आदि काल से लेकर वर्तमान तक स्वतंत्रता पाने के लिए मानव जाति ने अभूतपूर्व संघर्ष किया है। यही स्वतंत्रता का एक उच्च आदर्श है। यानी जिस भी कालखंड में, देश में जिस व्यक्ति ने, जिस समाज ने स्वतंत्रता की इच्छा की है, उसको पाने के लिए उसने अदम्य बलिदान दिए हैं। ठीक है। तो ये है स्वतंत्रता का आदर्श। नंबर 2 पॉइंट, स्वतंत्रता क्या है? नागरिक शास्त्र के अनुसार स्वतंत्रता राज्य की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्तियों को अपने स्वेच्छानुसार विकास करने का अवसर प्राप्त हो, या राज्य उन्हें वो सुविधाएं मुहैया कराए ताकि व्यक्ति अपना विकास कर सके। लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए, स्वेच्छा से मतलब यहाँ ये नहीं है कि व्यक्ति निरंकुश हो जाए। स्वेच्छा से मतलब यह है वे कार्य जो कानून के द्वारा तर्कसंगत हों। ये सब कार्य स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। ये सभी कार्य स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। यानी ऐसा नहीं है कि आप जो चाहें वो काम करें, तो वो आपकी आजादी नहीं है। हमें एक ऐसी आजादी, हमें उस आजादी की परिक्रमा करनी है जिसमें हमारी आजादी किसी दूसरे के लिए नुकसानदायक साबित ना हो, या किसी दूसरे व्यक्ति को आघात ना पहुंचाए। वही वास्तव में स्वतंत्रता है या सकारात्मक आजादी है। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। आजादी के 2 प्रकार, सकारात्मक तथा नकारात्मक स्वतंत्रता। यानी पहले देख लीजिए सकारात्मक। यानी सकारात्मक आजादी के स्वतंत्रता से मतलब है कि एक ऐसी विचारधारा जिसमें मनुष्य अपने द्वारा कानून में रहकर कार्यों को पूरा करता है। कानून में रहकर अपने कार्यों क्या करता है? पूरा करता है, चाहे वो अपने विकास को करने के लिए। ठीक है। जबकि इसके उलट है नकारात्मक स्वतंत्रता। इसमें ऐसी आजादी जो बाधा रहित होती है, जो स्वतंत्रता बाधा रहित है, वह कहलाती है नकारात्मक। एग्जाम्पल के तौर पर आप सकारात्मक को आप ऐसे जान सकते हैं कि आप कानून के तहत रहकर आपको सब कुछ करने का अधिकार है और स्वतंत्रता आपको यह अधिकार दे दी है। लेकिन नकारात्मक आजादी के तहत या स्वतंत्रता के तहत आपको ये बिल्कुल आजादी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति का कत्ल कर दें, उसको चोट पहुंचाएं, उसको आघात पहुंचाएं या उसको नुकसान दें। यानी आप स्वेच्छा से कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो दूसरे व्यक्ति को चोटिल कर दे, आघात पहुंचाए। तो ये कहलाती है नकारात्मक स्वतंत्रता। और ये जो स्वतंत्रता है वह बाधा रहित होती है। यानी इसमें व्यक्ति को सब कुछ करने का अधिकार मिल जाता है, चाहे वो सही हो या वो गलत। ठीक है। अगला पॉइंट, स्वतंत्रता के प्रकार। यानी स्वतंत्रता कई प्रकार की होती है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ विशेष पॉइंट के माध्यम से स्वतंत्रता के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ विशेष पॉइंट के माध्यम से। जैसे स्वतंत्रता के प्रकार के
है प्राकृतिक स्वतंत्रता। पहला पॉइंट क्या है? प्राकृतिक स्वतंत्रता। यानी इसमें जो भी प्रकृति है, जो भी प्रकृति के द्वारा जो पॉइंट दिए जाते हैं, प्रकृति के द्वारा जो मनुष्य को आवश्यक तत्व दिए जाते हैं, वे प्राकृतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। वे प्राकृतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं, जिसमें व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की आजादी मिलती है। जिसमें व्यक्ति को इच्छा अनुसार अपने कार्य करने की आजादी मिलती है, ताकि वो अपना विकास कर सके, ताकि वो अपना विकास कर सके। ठीक है। नंबर 2 है नैतिक समानता या नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता इसके अंतर्गत समाज के, क्योंकि मनुष्य एक समाज का हिस्सा है, मनुष्य क्या है? समाज का हिस्सा है, तो उसकी कुछ राज्य के प्रति नैतिक जिम्मेदारी है। राज्य के प्रति क्या है? कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें वो स्वतंत्रता के आधार पर राज्य में योगदान दे सकता है, राज्य में योगदान दे सकता है। ठीक है। अगला है राजनीतिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत प्रत्येक मनुष्य को एक दल या एक समूह बनाने की आजादी है, ताकि वो बढ़ चढ़कर राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सा ले सके या उन गतिविधियों में भाग ले सके। इसलिए उसे राजनीतिक स्वतंत्रता भी मिली हुई है। आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक आजादी, यानी एक ऐसी स्वतंत्रता जिसमें व्यक्ति को भी सभी आर्थिक स्वतंत्रता मिले, ताकि वो अपना आर्थिक संबंधी इच्छाओं को, उद्देश्यों को आसानी से पूरा कर सके। यानी आर्थिक के तौर पर उसे हर वो व्यापार करने की आजादी है जिसे वो अपनी स्वेच्छा से कर सकता है या अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है, ताकि वो अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति को कर सके, ताकि वो अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति को कर सके। ठीक है। एक है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी एक ऐसी स्वतंत्रता जिसमें आजादी केवल व्यक्ति के स्वयं तक सीमित रहती है, व्यक्ति के केवल स्वयं तक सीमित रहती है, जिसे हम एक प्राइवेसी शब्द कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्राइवेसी। यानी मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, एक प्राइवेसी है, और ये हर व्यक्ति का अधिकार है। ये हर व्यक्ति का क्या है? अधिकार है। यानी मैं फिर से कहता हूं, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसका मतलब ये है, ये एक व्यक्ति से ही केवल सीमित है, केवल एक व्यक्ति के स्वयं से ही सीमित होती है। ठीक है। एक है धार्मिक स्वतंत्रता, यानी इसके तहत किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मानव को, किसी भी सभ्य समाज में किसी भी धर्म को मानने की, अपनाने की, उसके रीति रिवाजों को करना, जो भी है उसे स्वतंत्रता दी जाती है। यानी राज्य का उस पर किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं होगा कि अमुक व्यक्ति अमुक धर्म को माने या ना माने। यानी एक व्यक्ति धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके रीति रिवाजों के अनुसार अपना जीवन यापन कर सकता है। ठीक है। अब बेटा आप इसका अगला पॉइंट देखिए, जो आपके बुक का लास्ट मेन टॉपिक है, स्वतंत्रता की रक्षा कवच। यानी कि हम आजादी की रक्षा या हम स्वतंत्रता की रक्षा किन किन कारणों से सभ्य समाज में कर सकते हैं, उसके मैं कुछ आपको विशेष बिंदु बता देता हूं, ताकि आपको चैप्टर आसानी समझ में आ जाए। ठीक है। कुछ विशेष पॉइंट है, जैसे विशेषाधिकार विहीन समाज की स्थापना, अधिकारों की समानता, राज्य द्वारा कार्यों पर नियंत्रण, लोकहितकारी कानून का निर्माण, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। ये ऐसे बहुत सारे कुछ विशेष बिंदु हैं जो एक व्यक्ति की आजादी की रक्षा कर सकते हैं या स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है। पहला है विशेषाधिकार विहीन समाज की स्थापना, यानी कि इस बात को सरकार को ध्यान रखना होगा कि जो भी समाज है उसको विशेष अधिकार ना दिए जाए, यानी कोई भी समाज हो उसको विशेष अधिकार ना दिए जाए, क्योंकि अगर सरकारें किसी एक विशेष समाज को ज्यादा अधिकार दे देती है तो दूसरे व्यक्ति के लिए वो एक तरीके से निराशा का कारण बन जाता है। लिहाजा उस समय
स्वतंत्रता का हनन किन्हीं ग्रुप के द्वारा या किन्हीं समाज के लोगों के द्वारा होने की संभावना बनी रहती है, होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए अगर विशेषाधिकार विहीन समाज होगा तो आसानी से आजादी की रक्षा, स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। नंबर 2 पॉइंट है अधिकारों की समानता, यानी एक सभ्य समाज में अगर सभी लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएं, एक समान अधिकार दिए जाएं, तो वो आसानी से अपने अधिकारों की स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं। अपने अधिकारों की जो स्वतंत्रता है उनका उपभोग आसानी से कर सकते हैं और देश राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर किसी एक व्यक्ति, एक समाज को हमने अधिकार ज्यादा दे दिए, एक समाज को हमने अधिकार कम दिए, तो कहीं ना कहीं उन दोनों समाज के मध्य हमेशा वैमनस्यता बनी रहेगी। इसीलिए हमें अधिकारों की समानता पर विशेष जोर देना चाहिए, ये स्वतंत्रता को बनाने में सहायक है। राज्य द्वारा कार्यों पर नियंत्रण, राज्य द्वारा कार्यों पर नियंत्रण, यानी राज्य को हमेशा ऐसे नियमों पर रोक लगानी चाहिए, ऐसे कार्यों पर रोक लगानी चाहिए जो किसी व्यक्ति की आजादी को हनन करता है, किसी व्यक्ति की आजादी को क्या करता है, हनन करता है। राज्यों को ऐसे कार्यों पर रोक लगानी चाहिए, राज्यों को ऐसे कार्यों पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है। लोकहितकारी कानून का निर्माण, लोकहितकारी कानून का निर्माण, हमने देखा है कभी कभी सरकारें एक विशेष वर्ग को लुभाने के लिए, एक विशेष वर्ग को लुभाने के लिए या उनके वोट बैंक को साधने के लिए उनके लिए कुछ लोकहितकारी जो केवल उन्हीं से संबंधित नियम बना दिए जाते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में जो दूसरे वर्ग हैं वे कहीं ना कहीं उनमें निराशा का भाव पैदा होता है। क्या पैदा होता है? उनमें निराशा का भाव पैदा होता है। तो लोकहितकारी कानून का निर्माण सभी समाज के लिए एक समान हो तो हम इस तरीके से आजादी या जो स्वतंत्रता है उसको सही तरीके से पा सकते हैं या सही तरीके से उपभोग कर सकते हैं। एक है पॉइंट लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। जैसा कि कहा जाता है कि आज के समय में पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था इस समय सबसे अच्छी व्यवस्था है जिसमें लोगों के द्वारा स्वयं की सरकार चुनी जाती है, जिसमें लोग खुद ही वोट करते हैं और उन्हीं के द्वारा सरकारें चुनी जाती हैं। इसीलिए ये सही है कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, आजादी की रक्षा के लिए, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का होना क्या है, बहुत जरूरी है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का होना क्या है, बहुत जरूरी है। तो ये कई ऐसे बहुत सारे पॉइंट थे जिनके माध्यम से हम जो स्वतंत्रता है कम से कम किसी और व्यक्ति की आजादी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है।